स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसी क्लासेस में। इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा इसमें कुछ चेंजेज के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे क्लास 9 में भी आप लोग पढ़े होंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज बेसिकली होता क्या है? Physical change do not produce a new substance. Physical change can often be reversed by reversing the process. इसका मतलब ये हुआ फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि आप मान लो ये जो आइस है, आइस को जब हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो वाटर बन जाएगा। वाटर को और हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। सेम यही प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल कर सकते हैं। रिवर्सिबल दैट मीन्स इसको कंडेंस करेंगे, ये जो वेपर है इसको अगर हम लोग कंडेंस करेंगे तो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और फिर से इसको अगर हम कूल करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वैसा रिएक्शन, वैसा चेंज, रिएक्शन नहीं, वैसा चेंज जो रिवर्सिबल हो उसको बोलेंगे हम लोग फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या क्या हो जाएगा? मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाएगा, शेडिंग हो जाएगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो जाएगा, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हम लोग देख चुके हैं, अब पढ़ते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? A chemical change involve the transformation of one or more substance into new substance with different chemical composition. Chemical change are typically irreversible under normal condition. केमिकल चेंज में बोलना क्या है कि केमिकल चेंज जो होता है वो उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है और ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल होता है, मतलब फिर से इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कंबशन हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर हम लोग ले सकते हैं। जैसे पेपर को एक बार आपने जला दिया तो वो उसको फिर से पेपर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो जो चेंज हो गया वो हो गया केमिकल चेंज। रोटिंग ऑफ एप्पल, एप्पल का सड़ना, ये सब क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। तो हम लोगों ने देख लिया फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। वैसे दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? फिजिकल चेंज में फिजिकल चेंज जो है वो बिल्कुल ही रिवर्सिबल होता है, मतलब उसको रिवर्स कर सकते हैं, जबकि केमिकल चेंज को रिवर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है इसमें केमिकल रिएक्शन। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कि मान लो सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना। कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रोस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है? इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टी। ये बात आप लोग याद रखें। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी। अब केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें दो चीज हमको पढ़ना पड़ेगा। एक तो पढ़ना पड़ेगा हमें रिएक्टेंट्स और दूसरा पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट होता है जो हम लोग रिएक्शन के बाईं तरफ लिखते हैं, इसको हमेशा रिएक्टेंट को रिएक्शन के बाईं तरफ लिखते हैं। जबकि प्रोडक्ट जो है, सेकेंड नंबर जो प्रोडक्ट है वो रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके दाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं रिएक्टेंट्स क्या होता है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आर स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। रिएक्टेंट्स जो है केमिकल रिएक्शन में ये भाग लेगा और उसके बाद में क्या, इसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। जबकि प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बनता है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आर द एंड रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में जो भी रिजल्ट हमको मिलेगा वही क्या होगा? वो प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, और हमेशा इसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसे ये H2 और O2 क्या हो गया? ये इस साइड वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे रिएक्टेंट्स,
जबकि इस साइड वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। H2 और O2 मिल करके क्या बना है, H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें बोला क्या जा रहा है ये टॉपिक में कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम टू फॉर्म व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है, जिसको हीट करते हैं तो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। डेजलिंग फ्लेम मतलब बिल्कुल ही ब्लू फ्लेम, जिसको हम लोग न्यूड आई से देख नहीं सकते हैं। जैसे इस तरह से ये बर्न होता है। देखो जब इसको जलाएंगे हम लोग, बर्न करेंगे, तो ये इस तरह से डेजलिंग फ्लेम, बहुत ज़्यादा चमकीला लाइट्स के साथ ये जलता है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है इसमें कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, जब इसको हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो इट बर्न विथ एयर। ये O2 के कॉन्टेक्ट में ये बर्न होता है विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, बहुत ही ज़्यादा चमकीली लाइट के साथ। ठीक है, और जो प्रोडक्ट हमको भी मिलता है उसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप लोग का ये बनता है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रगड़ते क्यों हैं, रब क्यों करते हैं उसको बर्न करने से पहले? तो इसका आंसर क्या होगा, द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूजुअली has a coating of magnesium oxide on its surface which is formed by the solution of oxygen। जब मैग्नीशियम मेटल को अगर लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पतला लेयर बना लेता है। ठीक है, और यही लेयर जो है वो ऑक्सीजन से संपर्क को उसको रोकता है और वो जलने नहीं देता। सो बिफोर बर्निंग इन एयर, इस कारण, यही कारण है कि इसको बर्न करने से पहले द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है, ठीक है, सैंड पेपर के थ्रू। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। और ये क्यों किया जाता है, ताकि इसका जो प्रोटेक्टिव लेयर है जो जलने में उसको रोक रहा है, जो बर्न करने में उसको रोक रहा है, किसको, मैग्नीशियम को, ताकि उसको रिमूव किया जा सके। केमिकल रिएक्शन को पहचानने का तरीका क्या है, तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि पहला है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा है चेंज इन कलर, चौथा है चेंज इन टेम्परेचर और पांचवा है चेंज इन स्टेट। तो ये जो 4-5 तरीके हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। अब जैसे पहला ही है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस हम लोग कैसे जानेंगे, जैसे कि मान लो आप जिंक को डाइल्यूट HCl में डालते हो। डाइल्यूट HCl का मतलब हुआ वैसा एसिड, HCl हुआ एसिड। डाइल्यूट का मतलब हुआ वैसा एसिड जिसमें पानी यानी कि वाटर का क्वांटिटी ज्यादा हो, एसिड का क्वांटिटी कम, उसी को बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट एसिड। तो जब जिंक मेटल को डाइल्यूट HCl में डालेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, साथ में हाइड्रोजन क्या होगा, इवॉल्व होगा। तो ये पिक्चर में भी यही दिखाया गया है, देखें आप लोग। जैसे ही ये जिंक का टुकड़ा है, ठीक है, जिंक के टुकड़े को जैसे ये डाइल्यूट HCl है इस आपका टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, तो ये जो गैस बबल्स है यही हुआ H2O गैस। ये जो गैस बबल्स रिलीज हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, HCl गैस। तो इस तरह का रिएक्शन, इस तरह का कहीं पर भी हो रहा है प्रोसेस, तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। यानी इस तरह से भी हम लोग पहचान सकते हैं, कहीं पर भी गैस निकला, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये गैस बबल है, ये H2O का है, H2O बोलो, H2 गैस है, ठीक है। अब दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो प्रेसिपिटेट होता है बेसिकली इनसोल्यूबल इन वाटर। कोई भी रिएक्शन के थ्रू हमें एक कुछ प्रोडक्ट मिल जाए जो कि वाटर में इनसोल्यूबल हो, या फिर कोई ये जो लिक्विड है इसमें इनसोल्यूबल हो, लिक्विड नहीं उसको बोलेंगे वाटर इनसोल्यूबल, वाटर में इनसोल्यूबल हो उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। जैसे ये रिएक्शन है, ये कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमको नीचे में कुछ पार्ट्स हमको मिल गया, नीचे में कुछ सब्सटेंस मिल गया, तो ये जो सब्सटेंस है इसी को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी कहीं पे हो रहा है तब भी बोलेंगे केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है। तीसरा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर ये एनसीईआरटी आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का एक एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। तो इस एग्जाम्पल में आप लोग ले लेंगे आयरन नेल्स। आयरन नेल्स को जब CuSO4 के सॉल्यूशन में डालेंगे तो कुछ देर के बाद ये जो आयरन नेल्स है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा और ये जो सॉल्यूशन है हल्का ग्रीन कलर का हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, चेंज इन कलर। पहले CuSO4 कैसा कलर का था, तो पहले ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुआ तो ये दोनों ही चेंज हो गया। पहले आयरन नेल्स कैसा था, सिल्वरी वाइट होता है, सिल्वरी कलर का होता है, ठीक है। और जब इसको CuSO4 में पूरी तरह से डिप कर देंगे तब क्या हो जाएगा, ये ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, आयरन नेल ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, जबकि ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होगा जब आयरन नेल्स को CuSO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। तो इसका रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूँ। इसका रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूँ, ये छोटा कर लेते हैं, ये लिखते हैं। देखो, जब आयरन नेल्स को यानी कि Fe को CuSO4 में डालेंगे, CuSO4 में डालेंगे, तब क्या हमें मिलेगा, FeSO4, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस ये जो कॉपर है ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। कॉपर बाहर हो जाएगा, और कॉपर ये जो आयरन नेल्स है किस कलर का हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्राउन कलर का, और FeSO4 किस कलर का हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। जबकि CuSO4 यानी कि पहले का सॉल्यूशन का कलर कैसा था, तो ये ब्लू कलर का था, ब्लू। जबकि रिएक्शन हुआ तो ये कैसा कलर का हो गया, ये ग्रीन कलर का हो गया। तो यहाँ पर चेंज इन कलर हो रहा है, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में हम लोग क्या देखेंगे, जब कैल्शियम ऑक्साइड को, जब लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये जो है ना, ये आपका बीकर जो है बिल्कुल हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे हुआ, तो कहीं पर भी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो वहां पर भी बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसका रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका रिएक्शन हम लोग लिखेंगे CaO प्लस H2O क्या बन जाएगा, CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हीट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये गर्म हो जाएगा, ये जो बीकर है ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, तो चेंज इन टेम्परेचर जब भी होगा तो वहां पर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। जब हम कैंडल को बर्न करेंगे, मान लो कैंडल मार्केट से खरीद के लाए, जब उसको बर्न किए तो वो क्या होता है, पहले मान लो इतना बड़ा था, फिर ये जलते जलते छोटा हो जाता, मान लो इतना तक, यहाँ तक आ गया। तो ये चेंज इन स्टेट का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों, तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड द फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड, इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा मेथड जिससे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाए सिंबल और फॉर्मूला के थ्रू, जो सब्सटेंस है उसको सिंबल और फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे कि जिंक को हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया गया तो क्या बना, जिंक जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। तो यहाँ पर हम लोग केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के थ्रू हम लोग दर्शा सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम। ये जो आपका टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये भी आई है, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछा जा सकता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है एन इक्वल नंबर ऑफ एटम। इसमें जो जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी मेटल है चाहे नॉन मेटल है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड का जो मास होता है एटम्स का वो इक्वल होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि a balanced chemical equation has an equal number of atom of different element in the reactant। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एटम, एटम होता है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का इक्वल नंबर ऑफ एटम होता है इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड में भी जितना भी एटम्स है सबका मास इक्वल होगा, प्रोडक्ट साइड में भी जितना भी एलिमेंट्स है
सबका मास इक्वल होगा। इन अदर वर्ड्स, बैलेंस इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ जितने भी एलिमेंट्स है, दोनों का मास क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आगे हम लोग सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला देखो, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें देखेंगे हम लोग, ये जो रिएक्टेंट साइड है, यहाँ से यहाँ आपका रिएक्टेंट साइड है, देखो यहाँ से यहाँ आपका रिएक्टेंट साइड है और ये रहा प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका ये मैग्नीशियम और यहाँ ऑक्सीजन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिएक्टेंट, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब दोनों का एलिमेंट जो है उसमें एटम्स को देखेंगे, रिएक्टेंट के साइड कितना एलिमेंट्स है और प्रोडक्ट के साथ कितना एलिमेंट्स है, तो दोनों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इधर मैग्नीशियम का कितना एटम है, देखो ध्यान से, इधर मैग्नीशियम का कितना एटम है, 1। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट के साइड आते हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम का एक एटम है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे नंबर्स। यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो ऑक्सीजन का 2 एटम है। अब प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम है हमारा 1, जबकि ऑक्सीजन है हमारा 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 1। तो दोनों साइड का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये तो इक्वल नहीं है, ये यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है जबकि ऑक्सीजन 2 है। और प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है। तो दोनों का जो नंबर ऑफ एटम है वो तो डिफरेंट हो गया। मैग्नीशियम तो सही है, मैग्नीशियम बैलेंस है हमारा, लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका क्या है कि हम लोग कहीं भी नंबर्स जो लगाएंगे, नंबर मान लो यहाँ पे हमें नंबर लगाने का जरूरत है, चाहे यहाँ पे नंबर लगाने का जरूरत है, चाहे यहाँ पे नंबर लगाने की जरूरत है, हमेशा एलिमेंट के आगे नंबर लगता है, हमेशा कंपाउंड के आगे नंबर लगता है, ना कि पीछे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नंबर लगा दिए, ऐसा नहीं होता है, या फिर यहाँ पे नंबर लगा दें तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही एटम। तो घट किधर रहा है, रिएक्टेंट साइड के प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे 2 एटम है जबकि यहाँ पे 1 एटम, तो घट रहा है प्रोडक्ट के साइड। तो यहाँ पर हम लोग नंबर लगाएंगे, कितना घटा, 2 है जबकि यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा देते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा देते हैं तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का इस साइड में 2 हो जाएगा और इस साइड में कितना होगा, 1। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का इस साइड में 2 हो जाएगा और इस साइड में ऑक्सीजन का 2 है ही। तो इधर मेरा मैग्नीशियम का फिर से गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे जबकि प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम कितना है, 2 एटम है, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम कितना है, 1 ही एटम है। तो इसको भी हमको क्या बनाना होगा, 2 बनाना होगा, 2 बनाना होगा। तो इसके आगे भी हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग का, तो ये जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का कितना एटम हो गया, मैग्नीशियम का 2 एटम हो गया। ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 एटम हो गया। प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का कितना एटम हो गया, तो मैग्नीशियम का भी 2 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, अब ऑक्सीजन का भी 2 एटम हो गया। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे जब 2 लगाएं, जब 2 लगाएं, तो ये ऑक्सीजन के लिए कैसे एप्लीकेबल हो गया। तो ये बिल्कुल सही बात है। जब कंपाउंड के आगे अगर नंबर लगा देते हैं तो कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबों के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 लगाया तो ये मैग्नीशियम के लिए भी एप्लीकेबल है और ये ऑक्सीजन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। अब उसी तरह दूसरा इक्वेशन हम लोग देखते हैं, सेकेंड नेक्स्ट। तो H2 प्लस O2 है तो क्या बन गया, H2O। तो इस साइड में देखेंगे हाइड्रोजन कितना एटम है, 2 एटम है। इधर हाइड्रोजन कितना एटम है, 2 एटम है। ऑक्सीजन कितना एटम है, 2 एटम। और इधर ऑक्सीजन कितना है, एक ही एटम है। तो घट किधर रहा है, इधर घट रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे नंबर लगा देते हैं, नहीं, अगर यहाँ पे नंबर लगा दें तो क्या मेरा बैलेंस हो जाएगा,
नहीं, यहाँ पे हम लोग का नंबर कभी भी नहीं लगाते हैं। जब भी हम लोग नंबर लगाते हैं हमेशा कंपाउंड या एलिमेंट्स के आगे लगाते हैं। तो मान लो, कहाँ चला गया, मान लो अब बी नंबर में हाइड्रोजन 2 एटम इधर ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन 2 एटम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एक ही एटम, तो घट किधर रहा है, इधर घट रहा है या फिर इधर घट रहा है, इधर घट रहा है, इस साइड घट रहा है या फिर प्रोडक्ट के साइड घट रहा है, तो घट रहा है प्रोडक्ट के साइड, ऑक्सीजन का आइटम घट रहा है। तो मैंने क्या बोला, नंबर लगाना है, तो नंबर कहाँ लगाना है, एलिमेंट्स के आगे या पीछे, तो बिल्कुल एलिमेंट्स के आगे लगाना है, एलिमेंट्स या कंपाउंड के आगे लगाना है। तो यहाँ पर लगा लेते हैं हम 2, यहाँ पे लगा लेते हैं 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे जब 2 लग गया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन का कितना आइटम हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो गया 4। तो यहाँ पे गौर से देखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का कितना आइटम हो जाएगा 4, और जबकि ऑक्सीजन का कितना आइटम होगा, तो ऑक्सीजन का 1 ही आइटम है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 आइटम हो जाएगा, सॉरी सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर लगाया ना, नंबर आगे लगेगा तो वो सभी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर लग गया तो ये हाइड्रोजन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा और ये ऑक्सीजन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये रहा प्रोडक्ट। अब इधर रिएक्टेंट की तरफ देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना आइटम, 2 एटम, ऑक्सीजन का कितना आइटम, 2 एटम। अब देखो, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये तो बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4 एटम है, तो इसको हमको 4 बनाना है, इस साइड को 4 बनाना है, क्योंकि यहाँ 4 है तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि घटा नहीं सकते हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे अब 4 है, यहाँ पे 2 है तो इसको घटा दो, तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हमको नंबर लगाना है, तो 2 का टेबल में कितना बार पढ़ोगे कि 4 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखो हाइड्रोजन के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये 2 नहीं हो गया, अब क्या हो जाएगा, अभी हाइड्रोजन जो था पहले 2 था, अब हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4। अब देख लो, अब दोनों तरफ देखो, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 2 2 जा 4 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन इस साइड में कितना, प्रोडक्ट साइड में, तो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, तो ये वाला नंबर इसके लिए अप्लीकेबल हो जाता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का कितना आइटम हो गया, 2 आइटम, तो ये भी रिएक्शन हमारा हो गया बैलेंस्ड। अब आगे आते हैं N2+O2, ठीक है, N2+O2 क्या बन गया, NO बन गया। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना कितना एलिमेंट्स है, तो एक तरफ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरे तरफ भी क्या है, वही चीज है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो नाइट्रोजन का यहाँ कितना आइटम 1, ऑक्सीजन का कितना आइटम 1, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना आइटम 2, ऑक्सीजन का कितना आइटम 2। अब घट किधर रहा है, तो ये प्रोडक्ट साइड में बेसिकली घट रहा है, यहाँ तो ठीक ठाक है 2 है, ठीक है 2 2 दोनों तरफ है, लेकिन इस साइड घट रहा है, तो नंबर हमको लगाना है कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, यहाँ पर सीधा सीधा नंबर हम लोग लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। अब जब 2 लगाए ना, तो ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगा और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब जो इधर हो गया, अब कितना कितना आइटम हो गया नाइट्रोजन का, जब नंबर लगाने के बाद कितना कितना आइटम हो गया, तो नाइट्रोजन का हो गया आपका 2 एटम और ऑक्सीजन का भी 2 एटम। तो इस तरह से हमारा ये भी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। बढ़ते हैं आगे। अब देखो डी नंबर में क्या है, Na+H2O बनेगा क्या, NaOH+H2, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सो देखो फिर से हम लोग वही देखेंगे, सोडियम का कितना एटम, एक 1 एटम है, इधर 1 एटम है, ऑक्सीजन का कितना एटम 1, हाइड्रोजन का इधर 1 और इधर हो गया 2, तो 3 लिख लेते हैं हम लोग, तो इससे कंफ्यूजन नहीं तो हो जाएगा। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और इस साइड में भी वही नाइट्रोजन, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सोडियम का इतना यहाँ पे कितना एटम है, तो सोडियम का यहाँ पे है 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, इधर सोडियम का 1, हाइड्रोजन का 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और ऑक्सीजन का 1 एटम। अब देखो घट किधर रहा, सोडियम तो ठीक है, इधर भी सोडियम ठीक है, H2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इस साइड में H2 है लेकिन इस साइड में H3 है, तो घट रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन घट रहा है, तो हाइड्रोजन किधर घट रहा है,
हाइड्रोजन किधर घट रहा है, तो बिल्कुल इस साइड घट रहा है, तो यहाँ पर घट रहा है, तो सबसे पहले रिएक्टेंट साइड घट रहा है, तो रिएक्टेंट साइड में कितना घट रहा है, यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 2 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो गया अभी, हाइड्रोजन इस साइड में कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया, तो ये जब 2 लगाएं तो ये 2H के लिए भी एप्लीकेबल और ऑक्सीजन के लिए भी एप्लीकेबल। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अब 1 नहीं रहेगा, अब कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन तो इधर 4 हो गया, 4 हो गया, जबकि हाइड्रोजन इधर कितना है, 3 ही है। तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं इस जगह पे, तो क्या मेरा बैलेंस होगा, तो सोडियम कितना हो गया यहाँ पे, फिर अब 1 नहीं रहेगा, अब ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे लगा है नंबर, तो ये सोडियम के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए भी। ठीक है, तो सोडियम का 2 हो गया, ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से और 2 इधर, तो हाइड्रोजन का टोटल कितना हो जाएगा, 4। अब देखो हाइड्रोजन ठीक हो गया, 4 इधर भी 4 इधर भी, ऑक्सीजन भी ठीक हो गया, 2 इधर भी 2 इधर भी, लेकिन घट कौन रहा है, तो ये सोडियम घट रहा है। तो सोडियम 2 है तो इधर भी घट रहा है, तो इधर हमको 2 बनाना है, तो क्या करेंगे 2 बनाने के लिए, तो यहाँ पे बस 2 लिख देना। इस तरह से हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस। ठीक है, अब देख लो सोडियम का 2 एटम, 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 2 जा 4 एटम, 2 एटम इधर 2 एटम इधर, 4 एटम, ऑक्सीजन का कितना एटम, यहाँ 2 लगाए तो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल, तो 2 यहाँ और यहाँ पे 2, तो ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब आगे बढ़ते हैं ई नंबर में, Fe+O2 Fe2O3। अब यहाँ पे खुद से देखो, आयरन का 2 एटम है, आयरन का यहाँ पे एक ही एटम है, घट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर लगा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग नंबर लगा लेते हैं, जहाँ पे घटेगा वहां पे नंबर डाल देना है। ब्लैक, पिंक। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में आयरन कितना है, 2 है, रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे घटा तो यहाँ पे नंबर लगा लेंगे, यहाँ पे कितना नंबर लगा लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे नंबर हम लोग कितना, 2, 2। ठीक है, एक मिनट, हाँ, अब देखो यहाँ पे आयरन का 2 एटम है, यहाँ पे आयरन का एक ही एटम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा लेंगे और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 लगा लिया हमने, तो आयरन का यहाँ पे कितना हो गया, 2 एटम, यहाँ पे आयरन का कितना एटम हो गया, 2 एटम। अब ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का कितना है, 3, यहाँ पे 2। अब तो 2 को 3 बना नहीं सकते हैं, 2 का टेबल में 3 आता नहीं है, अगर यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो 3 का टेबल में 4 भी नहीं आता, तो 2 लगाना पॉसिबल नहीं है। तब क्या करें भाई, ये तो बड़ा मुश्किल वाला बात हो गया। तब क्या कर सकते हैं, आयरन पे जब 2 लगाएं, 2 लगाएं, तो यहाँ 2 तो हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन को हमको 3 करना है, तो 3 तो कर नहीं सकते हैं, 2 का टेबल में 3 तो आता नहीं है। तब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग मान लो 2 नहीं लगा के 3 लगाते हैं, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, आयरन कितना हो गया यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 जा 6। ठीक है, जबकि इस साइड में प्रोडक्ट साइड में आयरन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, घट रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, तो इसको अगर 2 कर दें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो फिर से आप, तो यहाँ पे 3 नहीं हो के अब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया 6, आयरन कितना हो गया, आयरन इस साइड में हो गया 2 2 जा 4, अब 2 नहीं रहेगा, अब ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन अभी साइड में देखें ऑक्सीजन तो मेरा सही है, ऑक्सीजन इधर भी 6 इधर भी 6, आयरन कितना है, आयरन इधर है 2 और इधर है 4, तो इसको भी हमको क्या बनाना होगा, 4 बनाना होगा, तो यहाँ पे 2 हटा के हम लोग क्या जोड़ देंगे, 4 सिर्फ जोड़ देंगे, 2 हटा के क्या जोड़ना है 4, 2 हटा के सिर्फ 4 जोड़ देना है, 4Fe, और इस तरह से हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे जो आयरन है, आयरन का कितना आइटम हो जाएगा, आयरन का आइटम हो जाएगा आपका 4, आयरन का आइटम हो जाएगा 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन का 6, इधर भी ऑक्सीजन का 6, इस तरह से हमारा ये इक्वेशन भी हो गया
बैलेंस।